गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मैकमिलन समरी सीरीज में। मैकमिलन समरी सीरीज में आज हम नई यूनिट पर बातचीत करेंगे, नई यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करेंगे। फैक्टोरिंग, फोरफिटिंग और ट्रेड नाम से आपको एक टॉपिक दिखाई देगा, उस पर हमारी चर्चा आज होने वाली है। मैं आपको हमेशा ये बताता रहा हूं कि हमारी चर्चा कैसे चल रही है, किस एग्जाम को हम कैसे टारगेट कर रहे हैं, क्या क्या हमारी बात करने का तरीका है। नवंबर एग्जाम आपका टारगेट किया जा रहा है जेआईबी का, और मैकमिलन समरी पर हमारी बातचीत हो रही है। मैकमिलन की समरी लाने का जो पर्पस था वो ये था कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से क्लियर हो सके, क्योंकि पिछले कुछ एग्जामिनेशन में लगातार ये देखा जा रहा है कि आईएबीएफ टफ क्वेश्चंस बना रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बना रहा है कुछ पेपर्स में, ऐसा देखा गया। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलिएगा, तभी आप एमसीक्यू को इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। ऐसा पिछले एग्जाम में भी देखा गया था। तो अभी आपके पास समय है, आपका पेपर 2 नवंबर से शुरू हो रहा है। मोटे मोटे तौर पर आपके पास अभी पूरा 3 महीने का समय है। अभी से भी अगर आप अपनी ठीक से तैयारी शुरू करते हैं तो सारे पेपर एक बार में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप क्लियर कर सकते हैं। चूंकि मॉड्यूल डी में मैकमिलन बुक जब आप उठाएंगे तो समरी बहुत छोटी सी दी गई है, बहुत कम दी गई हर यूनिट के बाद, इससे समरी से आप वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं तैयार कर पाएंगे। इसीलिए समरी के बहाने में आपसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर भी डिस्कशन करता चल रहा हूं। पिछली मुलाकातों में हम लोगों ने जो है स्वैप पर बात की थी, डेरिवेटिव मार्केट को बहुत लंबा हम लोगों ने डिस्कस किया। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव के क्या फंक्शंस होते हैं, डेरिवेटिव में भी हम लोगों ने ओटीसी क्या है, एटीएम क्या है, इस पर चर्चा की। फिर स्वैप पर हमारी बात हुई, स्वैप पर हम लोगों ने करेंसी स्वैप क्या है, इसके अलावा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप किसको कहते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप किसको कहा जाता है, ये सब हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम बातचीत करेंगे फैक्टोरिंग पर। आज क्या क्या चर्चा होगी? फैक्टोरिंग क्या है, फैक्टोरिंग में रिकर्स फैक्टोरिंग जिसको कई बार विद रिकर्स फैक्टोरिंग भी कहते हैं, दूसरा नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग जिसको कई बार हम विदाउट रिकर्स फैक्टोरिंग भी कहते हैं। इस पर आज हमारी पूरी पूरी चर्चा होनी है। सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टोरिंग होता क्या है। फैक्टोरिंग को एक एग्जांपल से समझेंगे। मैं एक सामान्य से आपकी परिभाषा बता दे रहा हूं ताकि जब हम एग्जांपल समझे तो बात आराम से समझ में जाए। देखिए, फैक्टोरिंग एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जिसमें एक पार्टी अपने रिसीवेबल्स को, अपनी इनवॉइसेस को, अपने बिल्स रिसीवेबल को, अपने डेट रिसीवेबल्स को किसी थर्ड पार्टी, जिसको हम यहां पर फैक्टर कहते हैं, उनको डिस्काउंट के बेसिस पर बेचती है और वहां से वो कुछ एडवांस लेके अपने कैश फ्लो को मेंटेन करती है। इस फाइनेंशियल अरेंजमेंट को हम कहते हैं फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग को समझने के लिए इस एग्जांपल को समझते हैं, बात आराम से आपको समझ में आ जाएगी। एक एक करके ध्यान से समझते चलिएगा इसको। देखिए, मान लेते हैं कि एक बिजनेस है जिसका नाम है बिजनेस एबीसी। क्लियर है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बिजनेस एबीसी। क्लियर है? एग्जांपल के लिए, अब बिजनेस एबीसी क्या है? कोई प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसर है, उसने कुछ प्रोडक्शन किया और इसका एक रेगुलर बायर है जिसको हम यहां पर बायर के नाम से ही लिख देते हैं। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि बिजनेस एबीसी ने अपना प्रोडक्ट सेल किया। क्लियर है? मान लेते हैं इन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल किया, अपना प्रोडक्ट सेल किया। मान लेते हैं कितने में? 2 लाख रुपए में। कितने में सेल किया? 2 लाख रुपए में इन्होंने सेल किया। यानी अब बायर को पेमेंट करना है। बायर ने कहा कि आपने मुझे प्रोडक्ट सेल किया है, मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। क्लियर है? 60 डेज का मुझे टाइम दे दीजिए, या 90 डेज, जो भी आप एग्जांपल पर ले लें। 150 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको 90 डेज के बाद इसका पेमेंट कर दूंगा। बायर ने कहा 2 लाख रुपए का सामान मुझे मिला, मैं 90 डेज के बाद पेमेंट कर दूंगा। बिजनेस में हमेशा ऐसा होता है, क्रेडिट पे सामान लेते हैं। इन्होंने कहा कि मैं आपको इसका जो पेमेंट करूंगा वो पेमेंट करूंगा कब? आफ्टर 90 डेज। पेमेंट कब करूंगा? आफ्टर 90 डेज करूंगा। आफ्टर 90 डेज पेमेंट में करूंगा। क्लियर है? इन्होंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 90 दिन के बाद पेमेंट करिए, लेकिन ये जो इनवॉइस है जिस पर मुझे 2 लाख रुपए का पेमेंट मिलना है 90 दिनों के बाद, इसको आप एक बार एक्सेप्ट कर लो, इसको वेरीफाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनको बीच में फंड की रिक्वायरमेंट पड़ गई, और ये बीच में एक, अब अगर इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है यहां से, तो 90 दिन के बाद आना है। ये एक थर्ड पार्टी के पास चले गए जिसको हम कहते हैं फैक्टर। एक थर्ड पार्टी के पास चले गए जिसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। फैक्टर बेसिकली कोई बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं फैक्टर, एनबीएफसीज भी फैक्टर का काम करते हैं। क्लियर है? ये फैक्टर के पास गए, इन्होंने फैक्टर से कहा कि यार ऐसी ऐसी बात है, ये मेरे पास एक इनवॉइस है, एक बिल रिसीवेबल है, आप इसके बदले 2 महीने बाद, 90 दिन के बाद मुझे इस पे 2 लाख रुपए मिलना ही मिलना, मुझे अभी फंड की रिक्वायरमेंट है, क्या आप इस पे मुझे कुछ पैसा दे सकते हो? फैक्टर ने कहा बिल्कुल, ये आप पहले मुझे इनवॉइस दिखाइए। इन्होंने अपना ये जो बिल्स रिसीवेबल है, यानी इनका जो रिसीवेबल है, इन्होंने फैक्टर को दिया। फैक्टर ने उसको बायर से वेरीफाई किया और तुरंत जो इसकी वैल्यू थी उसका 80% पेमेंट कर दिया। तुरंत क्या कर दिया? 80% का पेमेंट कर दिया। और अब फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बायर से वो पैसा 90 दिनों के बाद रिकवर करेगा। अब ये फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बायर से वो पैसा क्या करेगा बाबू? रिकवर करेगा 90 डेज के बाद। सारी एमआईएस रिपोर्ट तैयार करवाना,
फैक्टर से रिकवरी करना, ये सब कुछ अब बायर की फैक्टर की जिम्मेदारी है। अब 3 महीने बाद यानी 90 दिनों के बाद बायर फैक्टर को पेमेंट करेगा फुल अमाउंट। कितना करेगा भैया? फुल अमाउंट का पेमेंट करेगा फैक्टर को। अब यहां पर ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसने 80% का एडवांस तुरंत दे दिया था, कई बार 80 to 90% होता है, तो 80% का एडवांस तुरंत दे दिया था। अब बचा 20%, इसके 20% का क्या होगा? अब इस 20% को ये जब यहां से पूरा अमाउंट रिसीव कर लेगा 90 दिनों के बाद, तो जो रिमेनिंग 20% है, जो रिमेनिंग 20% है भैया, जो रिमेनिंग 20% है वो दे दिया जाएगा, तब जब यहां से पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब बीच में फैक्टर का क्या फायदा होता है? तो फैक्टर इसके बदले कुछ कमीशन अपना लेता है। क्लियर है? तो फैक्टर कमीशन लेगा, फैक्टर ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए फैक्टर आपसे कमीशन लेगा। कमीशन उसका फायदा होता है 80% इमीडिएट आपको एडवांस मिल जाएगा और 20% जब यहां से पैसा आएगा तब जाएगा, बीच में अपना कमीशन वगैरह डिडक्ट करने के बाद ये पेमेंट आपको किया जाता है। क्लियर है? अब इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम फैक्टोरिंग कहते हैं। ये थर्ड पार्टी जो है, एक फैक्टर जो थर्ड पार्टी, इसको हम फैक्टर कहते हैं। अब आपको एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जहां पर एक पार्टी अपने डिट रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल या इनवॉइस को डिस्काउंट के बेसिस पर या कमीशन के बेसिस पर एक थर्ड पार्टी फैक्टर को देती है और वहां से एडवांस लेती है, जिससे उसका कैश फ्लो लगातार बना रहता है, उसे फंड की समस्या नहीं होती है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? अब फैक्टोरिंग क्या है, इसको अब ये तो मैंने आपको एक सामान्य भाषा में समझा दिया। अब इसका पूरा प्रोसेस हम एक सीक्वेंस में समझते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं एक एक करके। यहां पर इस डायग्राम को ठीक से समझिएगा, बहुत इत्मीनान से। देखिए यहां पर क्या है, एक सेलर है। क्लियर है? सेलर जो वहां पर बिजनेस था, और एक डेटर है। डेटर का मतलब जो बायर है। डेटर को हम यहां पर क्या कर लेते हैं, एक बायर हो गया। क्लियर है? आप एक एक करके ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहला क्या स्टेप होगा कि सेलर ने अपना सेल किया बायर को प्रोडक्ट। क्लियर है? और सेलर ने जब सेल किया है, जो भी अमाउंट ले, हम लोगों ने वहां 2 लाख रुपए एग्जांपल पे लिया था, अब जो भी अमाउंट ले लें। अब इसने क्या किया, सेलर ने जब प्रोडक्ट अपना सेल किया तो एक इनवॉइस जनरेट होगी, एक बिल जनरेट होगा। उसने ये इनवॉइस को सर्टिफाइड कर दिया और सेलर को दे दिया। अब सेलर अपने इसी रिसीवेबल को डिस्काउंट पर सेल करेगा, किसको? फैक्टर को। तो तीसरा स्टेप क्या है, फैक्टर को सेल। पहला स्टेप प्रोडक्ट सेल किया गया, दूसरा स्टेप इनवॉइस, इसके पास वेरीफाइड इनवॉइस आया, इसने ये इनवॉइस फैक्टर को दिखाया, फैक्टर ने इसका एडवांस पेमेंट कर दिया, कितना? 80%। यानी तीसरा ये आपका होगा। क्लियर है? तीसरा पोर्शन ये हो गया। चौथे में इसने यहां पर वेरीफाई किया, नोटिफिकेशन देगा या वेरीफाई करेगा, ये चौथा पोर्शन हो गया। अब इसमें जरूरी नहीं कि इतने ही स्टेप्स हों। क्लियर है? कई बार क्या होता है कि जब ये रेगुलर ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आप यहां पर, चूंकि इसने वेरीफाई किया था, ये वेरीफाइड आप यहां पर ले लेते हो, तो हो सकता है ये आपका स्टेप ना वहां पर हो। लेकिन एक प्रॉपर स्टेप अगर हम देखें तो इन्होंने क्या कर दिया, चौथा इसको वेरीफाई करवाया, नोटिफिकेशन दे दिया कि भैया हम अब यहां पर इनको पेमेंट करने जा रहे हैं। पांचवा स्टेप क्या है कि 80% का यहां पर क्या हो जाएगा, इन्हें एडवांस दे दिया जाएगा। अब जब पूरा समय सीमा बीत जाएगी, जब बिल एक्सपायर हो जाएगा, तो ये छठा पोर्शन क्या है कि इससे पूरा पेमेंट लेंगे। क्लियर है इतनी बात? ये इनवॉइस का पूरा पे बिलिंग या दिखाएगा कि भैया आपका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, पूरा पेमेंट लिया जाएगा, और जो रिमेनिंग 20% यानी जो फाइनल सेटलमेंट है, 20% बचा हुआ था, 80%, 80 to 90% होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में 80% होता है, वो रिमेनिंग फाइनल सेटलमेंट आपका यहां से पूरा पेमेंट प्राप्त करने के बाद आपको कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या है, प्रोडक्ट सेल किया जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है कि इनवॉइस, सर्टिफाइड इनवॉइस आएगी। ये इनवॉइस ये फैक्टर को दिखाएगा, फैक्टर इसे सूचित कर देगा कि मेरे पास इनवॉइस आई है, अब मैं इनको 80% का एडवांस पे करूंगा, आप मुझे अब पेमेंट करोगे। तो तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप ये हो गया। इसे नोटिफाई करने के बाद इनको 80% का एडवांस दे दिया गया। बिल जब पूरा एक्सपायर हो जाएगा, यानी 90 डेज या 60 डेज जो भी लिया गया था, ये इसे बता देगा भैया ये टाइम पीरियड समाप्त हो गया है, ये पूरा पेमेंट इन्हें कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 20% का फाइनल सेटलमेंट, ये 8वां स्टेप है, सेलर को कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फैक्टोरिंग कहते हैं। क्लियर है? अब यहां पर समझिए क्या है भैया, फैक्टोरिंग इंप्लाइज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट बिटवीन द फैक्टर एंड क्लाइंट। यहां पर क्लाइंट कौन है बाबू, सेलर। यानी यहां पर हमारे लिए जो कंपनी एबीसी है वो क्या है, इनकी क्लाइंट है। किसकी क्लाइंट, फैक्टर की क्लाइंट। इन विच द फर्म गेट्स एडवांस इन रिटर्न फॉर रिसीवेबल फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैक्टर। क्या होता है, जिसमें क्लाइंट जो है एडवांस प्राप्त करता है रिटर्न में, अपने रिसीवेबल के रिटर्न में एडवांस प्राप्त करता है, किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो यहां पर कहलाते हैं फैक्टर। बैंक भी फैक्टोरिंग की सर्विसेज देता है, पैरा बैंकिंग के अंतर्गत आता है। इट इज अ फाइनेंसिंग टेक्निक इन विच देयर इज एन आउटराइट सेलिंग ऑफ ट्रेड डेट बाय अ फर्म टू अ थर्ड पार्टी। एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जिसमें आप अपने ट्रेड डेट्स को या अपने बिल्स रिसीवेबल को एक थर्ड पार्टी को फर्म बेचता है, जिसको हम यहां पर फैक्टर कहते हैं, डिस्काउंट प्राइस पर। इन फाइनल टर्म्स फैक्टोरिंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर एंड द क्लाइंट।
एक रिलेशनशिप है फैक्टोरिंग क्लाइंट और फैक्टर के बीच में, इन विच द फैक्टर परचेजेस द क्लाइंट्स अकाउंट रिसीवेबल, जिसमें फैक्टर अकाउंट रिसीवेबल बिल्स या इनवॉइस को परचेज करता है और तुरंत वो उसको 80%, कई बार 90% तक हो सकता है, वो एडवांस प्रोवाइड कर देता है ऑफ द सम इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट। जैसे आप एग्रीमेंट में एंटर करते हो 80% आपको इमीडिएट मिल जाता है। द फैक्टर पेज द बैलेंस सम 20% of the amount which includes finance cost and operating cost to the client when the customer pays obligation। जब उसका कस्टमर उसको अपना ऑब्लिगेशन पूरा पे करता है, यानी जब ये पूरा पे करेगा तो जो भी इसका कमीशन वमीशन था वो अपना फीस कमीशन ये सब डिडक्ट करके रिमेनिंग 20% वो बिजनेस को यानी अपने क्लाइंट को दे देगा। यहां पर ये थर्ड पार्टी फैक्टर कहलाएगी, ये क्लाइंट कहलाएगा और ये डेटर कहलाता है, या इसे हम कस्टमर कहते हैं। क्लियर है? इस बायर को हम क्या कहेंगे भैया? इसको हम डेटर भी बोलते हैं या इसको हम कस्टमर भी बोलते हैं। जब ये पूरा पेमेंट करेगा तो यहां पर आपका रिमेनिंग 20% कमीशन डिडक्ट करके दे दिया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? इस पूरे फाइनेंशियल अरेंजमेंट को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टोरिंग। अब यहां पर दो तरीके की फैक्टोरिंग आपको देखने को मिलता है, एक है रिकर्स फैक्टोरिंग, दूसरा है नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग या विदाउट रिकर्स फैक्टोरिंग भी इसको हम कई बार कहते हैं। ध्यान से समझो दोनों में क्या होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि 90 डेज के बाद डेटर कस्टमर या बायर को पेमेंट करना था फैक्टर को। अब फैक्टर इससे सारा पेमेंट लेगा, ये बात आपको याद रखना। MIS वगैरह सारी चीजें, रिपोर्ट तैयार करवाना, ये सब फैक्टर का काम है, ये सारी लायबिलिटी फैक्टर की है। अब 90 डेज के बाद, हमने एग्जांपल के लिए 90 डेज यहां पर रखा है, 90 डेज के बाद ये बायर अगर पेमेंट कर देगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये डिफॉल्ट कर जाए, ये पेमेंट ना कर पाए। अब अगर ये पेमेंट नहीं कर पाया तो जो बैड डेट है अब किसके हिस्से जाएगा? वो बैड डेट कौन बियर करेगा? फैक्टर बियर करेगा या ये बिजनेस यानी क्लाइंट बियर करेगा? अब इसको हमें समझना है। अगर ये फैक्टोरिंग एग्रीमेंट जो हुआ है ये रिकर्स फैक्टोरिंग है, क्लियर है? रिकर्स फैक्टोरिंग में फैक्टर इस बैड डेट को बियर नहीं करता है, वो बियर कौन करेगा? बिजनेस। यानी अगर बायर डिफॉल्ट कर गया तो रिकर्स फैक्टोरिंग में फैक्टर के पास ये राइट होता है कि उसने जो 80% का एडवांस दिया था वो उससे रिकवर कर सकता है कि भैया वो पार्टी डिफॉल्ट कर गई, ये 80% आप मुझे मेरा वापस कर दीजिए। क्लियर है? यानी रिकर्स फैक्टोरिंग में ये बैड डेट को बियर नहीं करेगा, बैड डेट को बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? क्लाइंट की होगी। अब चूंकि ये बैड डेट बियर नहीं करता है, यदि वो डिफॉल्ट करेगा, इसलिए रिकर्स फैक्टोरिंग में फीस थोड़ी कम होती है क्योंकि बैड डेट ये बियर करेगा अगर होता है तो। दूसरा है नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग या विदाउट रिकर्स फैक्टोरिंग। विदाउट रिकर्स फैक्टोरिंग में डिफॉल्ट होने की कंडीशन में बैड डेट फैक्टर बियर करेगा। क्लियर है? यानी ये जो 80% आपको दिया गया था ये रिकवर नहीं कर सकता है फैक्टर। तो इसका मतलब है नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग में ये आपको फंड भी दे रहा है, 80% इसने आपको पैसा भी दे दिया और प्रोटेक्शन भी दे रहा है। अगर ये डिफॉल्ट कर जाएगा तो मैं आपसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा, तो एक तरीके से आप प्रोटेक्टेड भी हो। तो नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग में फंड भी दे रहा है, फाइनेंस भी आपको दे रहा है और साथ साथ प्रोटेक्शन भी दे रहा है, जबकि रिकर्स फैक्टोरिंग में बैड डेट को फैक्टर नहीं बियर करेगा बल्कि क्लाइंट बियर करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? भारत के अंदर रिकर्स फैक्टोरिंग होती है, नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग नहीं होती, यानी बैड डेट को फैक्टर बियर नहीं करता है भारत के अंदर, रिकर्स फैक्टोरिंग ही किया जाता है। ये दो प्रकार की फैक्टोरिंग है, रिकर्स और नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग। अब इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं कुछ बातें आपको और बताता चलता हूं। क्लियर है? अब यहां पर देखिए रिकर्स फैक्टोरिंग, नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग। बैड डेट की लायबिलिटी किसकी होती है? रिकर्स में। नॉन रिकर्स में मैंने पीछे आपको बता दिया, यहां से पढ़ लेते हैं। बैड डेट अगर होता है यानी अगर डिफॉल्ट कर जाता है आपका बायर, कस्टमर या डेटर, इफ एन इनवॉइस इज अनपेड फॉर एनी रीजन आफ्टर द रिकर्स पीरियड एक्सपायर, जब रिकर्स पीरियड एक्सपायर हो गया, यानी जो हम लोगों ने यहाँ 90 डेज 60 डेज जो भी एग्जांपल पर लिया था, अगर वो डिफॉल्ट, अगर वो पीरियड एक्सपायर कर गया और वो अनपेड रह गया, क्लियर है, अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ, द कैश एडवांस मस्ट बी रीपेड टू द फैक्टर, तो जो आपने एडवांस कैश लिया था वो आपको फैक्टर को रीपे करना पड़ेगा। क्लियर है? यानी जो क्लाइंट है वो रीपे करेगा। The truckling company is then left to collect or otherwise resolve the outstanding debt, और जो कंपनी है उसके पास ये पूरा अधिकार होता है कि आपका ट्रकिंग कंपनी जो आपने उसने एडवांस दिया था वो आपसे रिकवर कर सकती है। जबकि नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग में क्या होता है कि अगर वो पीरियड एक्सपायर होने के बाद पेमेंट नहीं हुआ तो फैक्टोरिंग कंपनी अज्यूम द बैड डेट, तो जो फैक्टोरिंग कंपनी है वही बैड डेट को बियर करेगी और आपकी जो लायबिलिटी है भैया वो फैक्टोरिंग के पास ही बनी रह जाती है। आप अपने क्लाइंट के अगेंस्ट कोई भी एक्शन वगैरह नहीं ले सकते। नो अदर लायबिलिटी रिमेन और एक्शन रिक्वायर्ड टू बिहाफ ऑफ द ट्रकिंग कंपनी। तो कुछ भी आपकी जो क्लाइंट की है वो कोई लायबिलिटी नहीं बनी रह जाती। फैक्टोरिंग फीस क्या होती है? चूंकि रिकर्स फैक्टोरिंग में फैक्टर बैड डेट को बियर नहीं करता है इसलिए यहां पर आपको फीस थोड़ी सी कम देनी होती है। क्लियर? ये मुश्किल से 1 से 3% के बीच में होती है। ये असल में निगोशिएट किया जा सकता है, ये कस्टमाइज्ड होता है, तो आप इसको निगोशिएट कर सकते हैं, तो फीस यहां पर कम होगी।
लेकिन नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग में जो रिस्क है अनपेड इनवॉइस के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, चूंकि उसे फैक्टर बियर करता है, इसलिए यहां पर फीस आपकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, वो 3 से 4% तक चली जाती है। क्लियर है? अब क्या है यहां पर, अगर रिकर्स फैक्टोरिंग में देखेंगे तो क्राइटेरियन क्या है कि लेस रिस्क टू द फैक्टोरिंग कंपनी मींस इजियर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहां पर रिस्क कम होता है फैक्टोरिंग कंपनी का, इसलिए वो इजीली प्रोवाइड कर देता है, जबकि यहां पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत सारी चीजों को देखता है। कंपनी की जो क्लाइंट है, यानी जो कस्टमर है, जो डेटा है, जिसने सामान खरीदा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, पहले वो ऐसा डिफॉल्ट किया कि नहीं किया, वो सारी चीजें चेक करने के बाद तभी आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो रिकर्स और नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग में मुझे उम्मीद है आपको पूरी चर्चा समझ में आ गई होगी। यहां पर पहले हम लोगों ने एक सामान्य तरीके से समझा कि फैक्टोरिंग प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को फैक्टोरिंग कहते हैं, ये बात समझिएगा। और जो फैक्टोरिंग सर्विस दे रहा है वो फैक्टर कहलाता है। अच्छा, फैक्टोरिंग आपको कितने दिनों के लिए मिलती है, तो ध्यान से समझिएगा। फैक्टोरिंग में अगर हम पीरियड की बात करें, फैक्टोरिंग पीरियड की अगर हम चर्चा करें, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, फैक्टोरिंग अगर पीरियड की चर्चा करें, ध्यान से एक बात को समझते चलिएगा। अगर हम टोटल पीरियड की बात करें, अगर हम टोटल पीरियड की बात करें फैक्टोरिंग सर्विस की, तो ये 150 दिनों की हो सकती है। क्लियर है? 150 दिनों की हो सकती है, जिसमें आपका ग्रेस पीरियड भी शामिल होता है। यानी अगर हम एग्जैक्ट पीरियड की बात करें, अगर एग्जैक्ट पीरियड की बात करें तो वो 90 डेज का होता है, और ग्रेस पीरियड जो होता है वो 60 डेज का होता है। ग्रेस पीरियड 60 डेज का होगा, जो एग्जैक्ट पीरियड होगा फैक्टोरिंग की 90 डेज, दोनों को मिला के जो टोटल पीरियड होता है वो 150 डेज का होता है। क्लियर है? ये डेज के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि खाली मतलब अगर हम ग्रेस पीरियड को ना कंसीडर करें तो फैक्टोरिंग कितने दिनों के लिए मैक्सिमम हो सकती है, इस तरीके से पूछा जाएगा तो आंसर 90 डेज बनेगा। या आपसे सिर्फ ये पूछा जाए फैक्टोरिंग सर्विस में ग्रेस पीरियड कितने दिनों का होता है, तो आपका आंसर 60 डेज बनेगा। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फैक्टोरिंग ग्रेस पीरियड के साथ कितने दिनों की होती है, तो 150 दिनों की होती है, 150 डेज की होती है। क्लियर हो गया? तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा, अब तो डेज में हम लोगों ने देख लिया। फैक्टोरिंग, इसको मैंने एक सामान्य तरीके से आपको बस फैक्टोरिंग बताया कि क्या एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है, इस पूरे प्रोसेस को फैक्टोरिंग कहा जाता है। हमने यहां पर एक एक करके सारे स्टेप्स को समझा कि फैक्टोरिंग में क्या क्या है, इसको एक बार ठीक से देखिए। और फिर हमने फैक्टोरिंग को समझा, यहां पर रिकर्स फैक्टोरिंग क्या है, नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग क्या है, इस पर हमारी पूरी चर्चा हुई। ये व्हाइट बैलेंस की वजह से थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैंने आपको वहां पर पीछे समझा भी दिया है सारी बातों को करने के पहले, तो उसको आप वहां पर समझ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं भैया। जेआईबी के लिए हमारी जो बात आज हुई है फैक्टोरिंग पर हुई है। फैक्टोरिंग इस टॉपिक से अभी हमारी एक और बात होनी है, अभी ट्रेड पर हमारी पूरी बातचीत होगी, और फैक्टोरिंग में इंटरनेशनल फैक्टोरिंग क्या होती है, डोमेस्टिक फैक्टोरिंग क्या होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर ट्रेड्स पर हमारी बातचीत होगी, ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम एमएसएमई के लिए आरबीआई ने शुरू किया, वो भी फैक्टोरिंग सर्विस है, लेकिन वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होती है। कैसे होती है, जब वो आगे चर्चा होगी तो हम आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आप महापैक में आ सकते हैं, महापैक में जुड़ सकते हैं। महापैक आपको 3 सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है, 3 तरीके की वैलिडिटी में, इस पर मैं लगातार आपसे बातचीत करता रहता हूं। महापैक से भी जो सबसे अच्छा आपके लिए बैच होगा, अगर हम जेआईबी के केवल महापैक की बात करें, उससे बेहतर है कि आप जेआईबी सीआईबी के महापैक में एनरोल कर सकते हैं। इससे फायदा ये है कि जेआईबी के महापैक की सारी फैसिलिटी मिलती है, जेआईबी आप क्लियर करते हैं, आप सीआईबी के लिए प्रिपेयर करते हैं, सीआईबी के लिए आपको कुछ भी अलग से बाद में परचेज नहीं करना पड़ेगा, अगर आपके पास जेआईबी सीआईबी का एक कंबाइंड महापैक है तो, क्योंकि सीआईबी के सारे महापैक की इसमें फैसिलिटी आपको मिलती है। साथ साथ इसमें आपको इलेक्टिव पेपर की भी क्लासेस मिलती हैं, आपको अलग से इलेक्टिव पेपर इसमें नहीं खरीदना पड़ेगा। क्लियर? इलेक्टिव पेपर्स की भी क्लासेस मिलती हैं। सीआईबी में आपको 4 कंपलसरी पेपर और एक इलेक्टिव पेपर, यानी कुल 5 पेपर देने होते हैं, तो इसमें आपको इलेक्टिव पेपर भी मिलेगा। क्लियर है? इलेक्टिव पेपर की भी सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है। 2 वैलिडिटी में, 1 ईयर और 2 ईयर। और इसके अलावा जेआईबी फाउंडेशन 2.2 बैच, बिल्कुल न्यू बैच आपके साथ लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो इस इंडिविजुअल सब बैच को भी ले सकते हैं, और अगर आप महापैक लेंगे तो ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये आप चाहे जेआईबी का सिंगल महापैक ले या आप कंबाइंड जेआईबी सीआईबी ले, दोनों में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। सिंगल सब्जेक्ट सारे आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर आपका कोई एक विषय रुका है तो आप एक विषय में भी अपनी क्लासेस ले सकते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हो, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर आप सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप उस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज की जो हम लोगों ने चर्चा की वो फैक्टोरिंग पर चर्चा की। फैक्टोरिंग में भी रिकर्स फैक्टोरिंग क्या है, नॉन रिकर्स फैक्टोरिंग क्या, और फैक्टोरिंग कितने दिनों की होती है, पूरी चर्चा होगी। तो आज के लिए फिर इतनी ही बात रखते हैं, मुलाकात आगे जो आपसे होगी, अभी इस पर हमारी डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेड इन सब पर भी चर्चा होनी। आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद।